नमस्कार। कल बात की अपन ने शिक्षण अपना टॉपिक चल रहा था और उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हार्वर्ड की पंचपदी उपागम की बात की। अब हम पढ़ेंगे पाठ योजना के बारे में। सबसे पहली बात, पाठ योजना कहा किसे जाता है। तो पाठ योजना एक औपचारिक रूपरेखा होती है एक ऐसी औपचारिक रूपरेखा जो अध्यापक द्वारा कक्षा में जाने से पहले कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के संबंध में तैयार की जाती है। उस औपचारिक रूपरेखा को ही पाठ योजना कहा जाता है। अर्थात अध्यापक द्वारा कक्षा में जाने से पहले पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु के संबंध में तैयार की जाने वाली औपचारिक रूपरेखा को ही पाठ योजना कहते हैं। अब यहाँ बात आती है पाठ योजना के प्रतिपादक की। तो कल आपने हार्वर्डीय विधि की बात की थी, पंचपदी उपागम की बात की थी, जिसके प्रतिपादक थे जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड, और फिर उनके शिष्यों ने उनमें संशोधन करते हुए आधुनिक पंचपदी उपागम प्रतिपादित किया। तो जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड के शिष्य हर्बर्ट स्पेंसर को पाठ योजना का प्रतिपादक माना जाता है। अब पाठ योजना की कुछ परिभाषाओं की बात करें तो यहाँ पर दो प्रमुख परिभाषाओं की अपन बात करेंगे। एक तो बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार बाइनिंग ने पाठ योजना में क्या क्या शामिल माना है। बाइनिंग के अनुसार पाठ योजना में उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित करना, तथा क्रमबद्ध की गई पाठ्य वस्तु को विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा प्रस्तुत करना शामिल है। तो बाइनिंग ने परिभाषा दी है कि पाठ्य योजना में उद्देश्यों को निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित करना तथा विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करना शामिल है। दूसरी प्रमुख परिभाषा है आई के डेविस के अनुसार। आई के डेविस ने कहा है कि पाठ जो शिक्षण प्रक्रिया है उस शिक्षण व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को व्यवहारिक रूप में लिखना ही शिक्षण व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को व्यवहारिक रूप में लिखना ही पाठ योजना कहलाती है। एक बार अर्थ की बात दोबारा करें। पाठ योजना वह औपचारिक रूपरेखा होती है जो अध्यापक द्वारा कक्षा में जाने से पहले पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के संबंध में तैयार की जाती है। इसके प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर को माना गया है। याद रखें, पाठ योजना पंचपदी उपागम पर आधारित है। और पाठ योजना का अगर अपन संबंध देखें तो गेस्टाल्टवाद से माना जाता है, क्योंकि पाठ योजना है वो पर्यटन
वह सूझ पर आधारित होती है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि पाठ योजना किस पर आधारित है। जवाब होगा गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। क्यों है? क्योंकि पाठ योजना का निर्माण प्रयत्न व सूझ पर आधारित होता है, जबकि वर्तमान आधुनिक पाठ योजना किस पर आधारित है, तो किस उपागम पर आधारित है? तब जवाब होगा पंचपदी उपागम पर। याद रखें दोस्तों, भारत में पाठ योजना का निर्माण 1960 तक हार्वर्टीय विधि पर आधारित था। हार्वर्टीय विधि के अनुसार, और 1961 के पश्चात पाठ योजना है वो NCERT के उपागम पर आधारित है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं। एक तो पाठ योजना के प्रतिपादक किसको माना जाता है? जवाब होगा हर्बर्ट स्पेंसर को। पाठ योजना किस उपागम पर आधारित है? तो हार्वर्टीय विधि या पंचपदी उपागम पर आधारित है, जिसके मूल प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर के गुरु जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट थे। और जो आधुनिक पाठ योजना है, इसके प्रतिपादक की बात की जाए तो उनके शिष्य हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो अक्सर पूछी जाती है वो बाइनिंग व बाइनिंग की पूछी जाती है। बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार पाठ योजना उद्देश्यों को निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित करना तथा विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा उस पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना शामिल है। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों को व्यवहारिक रूप में लिखना ही पाठ्य योजना कहलाती है। फिर बात आती है कि भारत में पाठ्य योजनाओं का निर्माण किस पर आधारित है। तो भारत में 1960 तक पाठ्य योजनाओं का निर्माण हार्वर्टीय विधि पर आधारित था, और 1961 के पश्चात जो पाठ्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है वो NCERT के उपागम पर आधारित है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे पाठ्य योजना की आवश्यकता, कि पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है। बात करें पाठ्य योजना की आवश्यकता, तो पाठ्य योजना की आवश्यकता को अपन निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पाठ्य योजना की आवश्यकता में पहला जो अपना मत है, पहला तर्क है वो है कि पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करता है। तो पाठ्य योजना की आवश्यकता या महत्व में पहला बिंदु क्या होगा कि पाठ्य योजना के माध्यम से अध्यापक है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान के साथ स्थापित करता है। दूसरा जो महत्व या आवश्यकता है वो है कि इस पाठ्य योजना के द्वारा ही अध्यापक है वह शिक्षण व अधिगम में मधुर संबंध स्थापित करता है। मधुर संबंध स्थापित करता है। तीसरा जो महत्व है वो है कि पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। चौथा जो महत्व है वो है कि पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक विषय वस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित करता है। पांचवा महत्व है कि पाठ्य योजना के द्वारा ये अध्यापक उपयुक्त पाठ्यसहगामी क्रियाओं का चयन करता है। छठवां महत्व है कि पाठ्य योजना के द्वारा ये अध्यापक उपयुक्त शिक्षण विधि
या शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है। पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक है वो शिक्षण को सफल व प्रभावी बनाता है। पाठ्य योजना का अगला उद्देश्य है या अगली आवश्यकता है कि इसके माध्यम से अध्यापक है अपनी वार्षिक इकाई व दैनिक योजनाओं को संगठित करता है। संगठित करता है। दोबारा देखिए, एक पाठ्य योजना की क्यों आवश्यकता होती है वो आप इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली बात है कि पाठ्य योजना के द्वारा ही अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान के साथ स्थापित करता है। दूसरा महत्व है अध्यापक पाठ्य योजना के द्वारा ही शिक्षण व अधिगम में मधुर संबंध स्थापित करता है। पाठ्य योजना के द्वारा ही अध्यापक उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक विषय वस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित करता है तथा क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। पाठ्य योजना के माध्यम से ही अध्यापक उपयुक्त पाठ्यसागामी क्रियाओं का चयन करता है। पाठ्य योजना के द्वारा ही अध्यापक है वो उपयुक्त शिक्षण विधि व शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है। पाठ्य योजना के माध्यम से अध्यापक है वो अपने शिक्षण को सफल व प्रभावी बनाता है। इसके अलावा वह अपनी वार्षिक इकाई और दैनिक योजनाओं को भी पाठ्य योजना के आधार पर ही संगठित करता है। इसके अलावा पाठ्य योजना को अध्यापक के पथ प्रदर्शक व मित्र के रूप में भी माना जाता है कि पाठ्य योजना है वो पहले से तैयार की जाए तो अध्यापक पूरे आत्मविश्वास के साथ विषय वस्तु को कक्षा में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अब पाठ्य योजना की आवश्यकता के बाद अपन बात करेंगे पाठ्य योजना के जो अच्छी पाठ्य योजना है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी अच्छी पाठ्य योजना के गुण। एक अच्छी पाठ्य योजना में कौन से गुण होने चाहिए? अच्छी पाठ्य योजना के गुण, यहां अपन मुख्यतः 4 गुणों की बात करेंगे। एक अच्छी पाठ्य योजना में 4 गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। एक तो लचीलापन, एक व्यवस्थित, एक छात्र केंद्रित और एक समय आधारित। अब इनके अभिप्राय समझें। सबसे पहले बात करें कि अच्छी पाठ्य योजना में लचीलेपन का गुण होना चाहिए। यहाँ लचीलेपन का अभिप्राय है कि पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए जो कक्षा कक्ष में समय, आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि पाठ्य योजना इतनी कठोर हो कि परिस्थिति वश उसे परिवर्तित भी ना किया जा सके। अर्थात पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए जो समय, परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार जिसमें बदलाव किया जा सके। अर्थात उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? लचीलापन। दूसरा गुण है व्यवस्थित। पाठ्य योजना विषय वस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होनी चाहिए। अर्थात पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए जो विषय वस्तु को आसानी से क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सके। तीसरा प्रमुख गुण है पाठ्य योजना छात्र केंद्रित होनी चाहिए। अर्थात पाठ्य योजना का निर्माण करते समय छात्र की योग्यता, रुचि, मानसिक स्तर व व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात पाठ्य योजना का निर्माण छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमता, मानसिक स्तर व उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए। और लास्ट है समय आधारित। अर्थात पाठ्य योजना कालांश के समय का 100% सदुपयोग करने वाली होनी
चाहिए, अर्थात पाठ योजना ऐसी हो जिसके द्वारा निर्धारित समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग किया जा सके। तो एक अच्छी पाठ योजना में ये 4 अनिवार्य गुण हैं। दोबारा देखें, पहला लचीलापन, अर्थात वह समय, परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार बदलाव योग्य हो। व्यवस्थित, यानी वह विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम हो। छात्र केंद्रित, यानी जिसका निर्माण छात्रों की योग्यता, रुचि, मानसिक स्तर व व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित हो। और चौथा गुण है समय आधारित, अर्थात वह निर्धारित समय का 100% सदुपयोग करने में सक्षम हो। इसके बाद अपन बात करें पाठ योजना के उद्देश्यों की। यहां देखो, पाठ योजना अपन संक्षिप्त रूप से पढ़ रहे हैं क्योंकि मूलतः आपके रीट में पाठ योजना सिलेबस में नहीं है, लेकिन शिक्षण और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रायोगिक कार्य, शिक्षण विधियां, ये सब समझने के लिए हमें पाठ योजना के बारे में जानना आवश्यक है। तो बात करें अपन पाठ योजना के उद्देश्य। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पाठ योजना के उद्देश्य किसकी देन है। तो याद रखें, पाठ योजना के उद्देश्य डॉक्टर BS ब्लूम की देन है। पाठ योजना के उद्देश्य किसकी देन है, तो अपना जवाब क्या होगा, डॉक्टर BS ब्लूम की देन है। आधुनिक जो अपनी पाठ योजना है उसमें प्रमुख जो उद्देश्य होते हैं वो आपने पाठ योजना के निर्माण के समय लिखे होंगे, B.Ed और BSTC आदि के समय। वो प्रमुख उद्देश्य आप 6 लिखते आए हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवर्ती और कौशल। यहां जो विशेष रूप से याद रखने वाली बात है, क्योंकि अगर सीधे तौर पर प्रश्न आए कि पाठ योजना के उद्देश्य किसकी देन है, तो अपना जवाब होगा डॉक्टर BS ब्लूम की देन है। लेकिन याद रखें, जो पाठ योजना के अपने 6 उद्देश्य हैं वो सारे BS ब्लूम की देन नहीं है। BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य दिए और ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपके तीनों शामिल हैं: ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग। यानी ये तो किसकी देन, BS ब्लूम की देन है। और 1960 से पहले अपनी जो पाठ्य योजनाएं थी मुख्य, तो उसमें यही उद्देश्य शामिल थे। और ये जो तीनों हैं ये NCERT की देन है। तो अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। आपको यहाँ ये क्लासिफिकेशन याद रखना है कि ज्ञान रूपी उद्देश्य BS ब्लूम की देन है, अवबोध भी BS ब्लूम की देन है, ज्ञानोपयोग भी BS ब्लूम की देन है, लेकिन अभिरुचि, अभिवर्ती और कौशल हैं वो NCERT की देन है। अब यहाँ बात की जाए, मुख्यतः अपन बात करें यहाँ अभिवर्ती की। अभिवर्ती का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखें, अभिवर्ती का शाब्दिक अर्थ होता है नजरिया या दृष्टिकोण। नजरिया या दृष्टिकोण का मतलब ही है अभिवर्ती, यानी किसी विषय वस्तु के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण का प्रदर्शन अपन करते हैं वो अभिवर्ती कहलाती है। यहां पर बात आती है कि क्या अभिवर्ती है वो मापन योग्य है। तो याद रखें दोस्तों, अभिवर्ती का मापन किया जा सकता है। और यहां ये प्रश्न भी आ सकता है कि सबसे पहले अभिवर्ती का मापन कब और किसके द्वारा किया गया। तो याद रखें, सर्वप्रथम अभिवर्ती का मापन थ्रस्टन ने किया था सन 1927 में। यहां पर एक प्रश्न और आ सकता है कि थ्रस्टन ने अभिवर्ती का मापन किस विधि के द्वारा किया। तो याद रखें, वो विधि थी युग्म तुलनात्मक विधि। दोबारा देखिए, क्या अभिवर्ती मापन योग्य है, तो इसका अर्थ होगा ये मापन योग्य है। इसका जवाब होगा मापन योग्य है। और इसका सबसे पहले मापन सन 1927 में थ्रस्टन के द्वारा किया गया है।
और किस विधि के द्वारा किया गया है? युग्म तुलनात्मक विधि के द्वारा। अब यहां पर इन ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिवर्ती, अभिरुचि जो आपने पढ़ी है कौशल वगैरह, उसमें आपने पाठ्य योजना में एक चार्ट बनाया होगा जिसमें एक तरफ आपके ये उद्देश्य लिखे होते हैं और उसके सामने छात्र की जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ अपने को कुछ उनसे संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ज्ञान में तो कौन कौन से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन शामिल हैं, अवबोध में कौन कौन से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन शामिल हैं, ज्ञानोपयोग रूपी जो उद्देश्य है उसमें कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन शामिल हैं। सबसे पहले बात करें ज्ञान की, तो याद रखें ज्ञान में कौन कौन से, जैसे किसी विषय वस्तु का अर्थ स्पष्ट करना, परिभाषित करना, इसके अलावा प्रत्यास्मरण करना, प्रत्यभिज्ञान करना, प्रत्यभिज्ञान के अलावा पुनः स्मरण करना और पहचान करना, ये सारे ज्ञान रूपी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थ स्पष्ट करना, परिभाषित करना, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यास्मरण, पुनः स्मरण, पहचान, ये सब किसमें आते हैं? ज्ञान रूपी। इसके बाद अवबोध में क्या क्या शामिल है? तो अवबोध में मुख्यतः शामिल है आपका अंतर करना, तुलना करना, व्याख्या करना, कारण स्पष्ट करना, कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करना, कमी, त्रुटि व गलती ढूंढना, ये सारे अवबोध रूपी उद्देश्य में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। फिर बात आती है ज्ञानोपयोग में, तो ज्ञानोपयोग में मुख्यतः है सीखे हुए ज्ञान का अपने वास्तविक जीवन में उपयोग करना, सीखे हुए ज्ञान को स्थानांतरित करना। इसके अलावा इसमें शामिल है आपका भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना अक्सर इसके बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है कि भविष्यवाणी करना किस उद्देश्य में शामिल है, तो याद रखना वो किस में शामिल है? ज्ञानोपयोग में शामिल है। इसके अलावा अनुमान लगाना, निर्णय देना, विश्लेषण करना, ये सारे ज्ञानोपयोग के भाग हैं। फिर बात आती है अभिरुचि की। अभिरुचि में अपेक्षित जो व्यवहारगत परिवर्तन है, जैसे मान लो अपन सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो अभिरुचि में सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते समय छात्र में कौन कौन से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे? तो देखिए अभिरुचि में होगा जिस विषय की अपन बात कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि हैं उनको पढ़ने में रुचि लेना। किसके अंतर्गत आएगा वो? विभिन्न मेले, उत्सव आदि में रुचि लेना, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों में रुचि लेना। विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो विज्ञान क्लबों में, विज्ञान मेलों में रुचि लेना। इसके अलावा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और समस्याओं पर विचार विमर्श करने में रुचि लेना भी अभिरुचि में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। फिर बात होती है अभिवर्ती। अभिवर्ती में कौन कौन से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है? तो अच्छी बातों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना, बुरी बातों के प्रति या बुरी आदतों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित होना, छात्रों में सामाजिकता का विकास होना, छात्रों में लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास होना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना, ये सारे आते हैं अभिवर्ती के अंतर्गत। लास्ट है आपका कौशल। कौशल में चित्र, मानचित्र, मॉडल, विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं उनका निर्माण करना, उनकी रचना करना, प्रयोगशाला के उपकरणों को काम में लेना सीख जाना, उन प्रयोगशाला के उपकरणों को पुनः व्यवस्थित करना सीख जाना, ये सारे कौशल के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कौशल में वो ध्यान रखने वाली है कि कौशल में छात्र के मानसिक व बौद्धिक व संरचनात्मक पक्ष के साथ साथ शारीरिक पक्ष को भी शामिल किया जाता है। अर्थात कौशल में बालक के किन किन पक्षों को शामिल किया गया, तो याद रखना मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक व शारीरिक सभी पक्षों को इसमें शामिल किया गया है। धन्यवाद।